सेट में जो पिछली क्लास में करवाया था वो यही था, सबसेट, बिलोंगिंग्स, इनके बारे में डिटेल में समझा दिया था। ठीक है, आज जो पढ़ना है सेट के बारे में वो है टाइप ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट। तो सेट के जो टाइप्स हैं उनमें देखेंगे, पहला टाइप ये होता है फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसमें नंबर्स या एलिमेंट्स कह लो, नंबर्स ना करके एलिमेंट्स कहेंगे। तो एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स फिक्स्ड हैं, फाइनाइट नंबर आके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक ये सेट है ए और इसमें मैं कहता हूँ कि 1 से 10 तक नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नेचुरल नंबर्स लिख दिए 1 से स्टार्ट होके। अब इसका स्टार्टिंग और इसका एंडिंग दोनों पता है ना, इसलिए इसे फाइनाइट सेट कहेंगे। दूसरा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, अब नाम से समझ में आ रहा होगा, एक ऐसा सेट जो कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म होगा नहीं पता, है ना। मैं कहूँ ए एक सेट है, ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट x is an odd number। x एक ऑड नंबर है, यह हमें समझ में आ रहा है। अब इसमें बस ये नहीं पता चल रहा है कि ये ऑड नंबर शुरू कहाँ से कर रहे हैं। चलो मान लिया तुम कहोगे कि सर ऑड नंबर जो है शुरू कर देते हैं 1 से, हैं, लेकिन खत्म कहाँ करें। 1 3 5 7 ये तो चलता ही जाएगा ना, इसका कोई एंड ही नहीं है। और जब एंड नहीं है तो ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। कोई दिक्कत? अगला देखें, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या इसी को नल सेट कहा जाता है, या इसी को वॉइड सेट से ही भी कहते हैं। एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट एक ही बात है, यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ ए एक ऐसा सेट है जो ऑड नंबर्स का है, ऑड नंबर का है। ए एक सेट है जिसमें ऑड नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, और वो जो भी ऑड नंबर लेने हैं, वो नंबर लेने हैं वो 2 से डिविजिबल होने चाहिए। समझे? a equals to x such that x is an odd number which is divisible by 2। क्या ऐसे नंबर हैं? नहीं है ना, डिविजिबल बाय 2। कौन? हाँ, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है ना,
तो जो ए है, ए हमारा बन जाएगा खाली सेट, यानी कि नल सेट या एम्प्टी सेट। इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं पाई, पाई, इसे पाई कहा जाता है, पाई का छोटा भाई पाई। ठीक है, अगला चौथा देखते हैं, सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद होता है। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद हो। अब कहो ऐसे कैसे, कोई एक सेट का एग्जांपल बताओ, तो बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कि A एक सेट है, यानी कि A इज इक्वल्स टू X सच दैट X इज अ प्राइम नंबर। X एक प्राइम नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 2, विच इज डिविजिबल बाय 2। क्या तुम ऐसे प्राइम नंबर्स बता सकते हो जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं? टू टू तो डिविजिबल बाय 2 हुआ ना। इसके अलावा और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो डिविजिबल बाय 2 रहेगा। अच्छा, ये इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर्स हैं। मजा आ गया? कितने? 500? 500? 500? हो गए? चार टाइप के सेट समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से। देखो अब 5वां नंबर। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं। जब नंबर्स में एलिमेंट्स को हम देखते हैं, नंबर्स में एलिमेंट को देखते हैं, जैसे मान लो ये एक सेट है 1 2 3 4 5 6। देखे, कोई इस तरह से नंबर है तो 6 7 8 9 ये सेट हो गया हमारा। अब इसको इस तरह से नंबरिंग देके लिखेंगे, N A इज इक्वल्स टू
9, यानी ए जो सेट है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो टोटल 9 है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं। नहीं, अरे नहीं रुक जाओ, मेरे को पहले जो समझाना वो समझाने दो, फिर तुम्हारे अपने सवाल लूंगा मैं। एन बी कितना होगा? क्यों? जो रिपीट कर रहे हैं उन्हें इग्नोर मार देने हैं, मतलब अब बाकी सारे रिपीटिंग इग्नोर मारना है, बस एक एलिमेंट एक ही बार काउंट होता है, तो ये हो जाएंगे 9। चलो एक और लेते हैं। कितना आएगा इसमें? जीरो क्यों आएगा? अरे भैया एलिमेंट कितने हैं यहाँ? एक ही तो एलिमेंट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो तुम्हें क्या तुक्का लगाने के लिए बैठा दूं मैं? अच्छा अगला देखो, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब है कि कोई दो सेट है हमारे पास, मान लिया एक सेट है ए 1 2 3, एक सेट है बी 5 6 7। अब इक्विवेलेंट सेट का मतलब है कि जितने एलिमेंट ए में है उतने ही एलिमेंट बी में हुए तो ये इक्विवेलेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो एन ए कितना है बताओ जरा? 3। और एन बी कितना है? 3। तो क्या ये इक्विवेलेंट हो गए? तो बिल्कुल हाँ, एन ए इज इक्वल्स टू एन बी। मैं इधर ही कर दे रहा हूँ ताकि कंपैरिजन समझ में आए। तुम इसके नीचे करोगे, तुम इसके नीचे लिखोगे, मैं साइड में ही कर रहा हूँ ताकि कंपैरिजन समझ में आ जाए। इक्विवेलेंट सेट तो हो गया, इसके बाद इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट का मतलब जैसे कोई एक सेट है ए 1 2 3, एक और सेट है बी 3 2 1। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में दिख रहे हैं? बात क्या बोली? ए के सारे एलिमेंट बी में एंड बी के सारे एलिमेंट ए में। तो क्या ये सेट बराबर इक्वल सेट कहलाएंगे? तो ये कहलाएंगे इक्वल, ए इक्वल्स टू बी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए एक सेट है 1 2 3 4 5 6, बी एक सेट है 1 3 5। क्या ये इक्वल सेट है? ये इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि ठीक है मान लिया कि बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद नहीं हैं, समझे? तो हम कहेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी।
ठीक है। इसके बाद सबसेट थ्योरी पढ़ाई दी। इसका अगला तो सबसेट है, ये तो पिछली क्लास में करवा ही दिया था। अब एक ही इसमें बताया था कि मैक्सिमम कितने सबसेट हो सकते हैं। मैक्सिमम सबसेट कितने हो सकते हैं? 2 की पावर n मैक्सिमम सबसेट हो सकते हैं इतने। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब एक इसमें बात आती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉपर सेट। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। अब ये प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है? प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि ऐसे सबसेट जिसमें एलिमेंट आए हैं, क्योंकि एक इसी में घुसा हुआ मिलता है ना वो एम्प्टी सेट जिसमें एलिमेंट होता ही नहीं है। सबसेट तो वो भी है लेकिन वो प्रॉपर सबसेट नहीं है क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट मौजूद ही नहीं है। हमें चाहिए प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, तो 2 की पावर n माइनस 1। एक कम कर देंगे, 5 वाला कम कर दिया, तो यही तुम्हारा बन जाता है नंबर 8। फिर आ जाए नंबर 9 पर। कितना ही ज्यादा है, ज्यादा इंक थोड़ी घर जाएगी। पावर सेट। पावर सेट क्या होता है ये? तो इसके लिए लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स is known as power set। of the set of all subset। समझ आया? नहीं आया? जितने भी सबसेट बनते हैं उन सबसेट का जब एक प्रॉपर सेट बना के उन सारे सबसेटों को उसमें रख देंगे, वो बनता है पावर सेट। जरा इसका एग्जांपल से समझा जाए। मान लिया कि ए एक सेट है 1 2 3, ठीक है ना। अब इसके सबसेट अगर बनाने लग जाए तो इसके सारे सबसेट्स बनेंगे 1 1 2 1 2 3, है ना। फिर 2 के साथ 2 3, कितने हो गए? 4। 2 भी तो है 1 1 2 1 2 3।
2 2 3 और इसके बाद 3। और क्या रहता है? देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 1 2 आ गया, 1 3 नहीं आया, 1 3 आ तो 1 3 आ गया, 1 2 1 3 आ गया, फिर 2 3, फिर 1 2 3 है ना। और कितना होगा ये? 3 3 6 7 और क्या रहता है? खाली वाला तो है ही। अरे टोटल देखो यहाँ कितने बनने चाहिए? आठ होना चाहिए ना। कितना हो गया? 3 और 3 6 और 1 7। हाँ सही है, तो हो तो गया है एक 8। ये तो सारे सबसेट हो गए। और जब इन सबसेटों का सेट बना देंगे, यानी ऐसे करके और ऐसे खींच दिया, तो ये बन गया पावर सेट। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पावर सेट को दिखाते हैं ऐसे, पी ए, पावर सेट ऑफ ए। अब इसे कहा जाए एन एन पी ए। एन पी ए का मतलब नंबर, कितने नंबर्स आएंगे पावर सेट में? 8। ठीक है, एन पी ए लिखने का मतलब है कि कितने एलिमेंट्स हैं इस पावर सेट में, तो 8 है। ठीक है, इतना आगे बढ़ जाए। अभी कहाँ से खत्म हो गया? तो अभी कुछ और टॉपिक्स करवाऊं तो क्वेश्चन फिर एक साथ होते चलेंगे। अब है ऑपरेशन ऑन सेट, मतलब इनके कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसको। तो पहला ऑपरेशन इसका यूनियन, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन का मतलब एकजुट होना, ये तो मतलब पता ही है। यूनियन का मतलब एकजुट होना। तो इसको समझो एग्जांपल से। मान लिया ए एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7। बी एक सेट है 2 4 6 7 9 10। ठीक है, ए अलग है, बी अलग है। ये दोनों ही सेटों का अगर यूनियन किया जाता है तो इसको लिखने का एक तरीका होता है। इसे लिखते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए और बी आपस में जुड़ रहे हैं, और जुड़ रहे हैं तो जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उन्हें एक ही बार लिखेंगे, और जो अलग अलग थे उन्हें भी एक एक बार लिख देंगे। जैसे देखोगे 1, ये 2 तो रिपीट हो गया तो चलो हट गया, ये 3 4 रिपीट हो गया तो ये भी हट गया,
5 6 रिपीट हो गया तो हट गया, 7 रिपीट हो गया तो हट गया, बचा क्या 9 और 10, तो इतना लिख के 9 10 लिख देना है। दिस इज यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। हो गया, इसे यूनियन कहा जाता है। अब इसी के बाद एक दूसरा टॉपिक आएगा इसमें, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन निकालना। इंटरसेक्शन मतलब जाके उन्हें बोल के आओ कि यहाँ ना चिल्लाए। तू बोलेगा वो सुन लेंगे। They can understand you and your feelings. उनसे जाके बोल कि तुम लोगों की वजह से मैं सीए नहीं बन पाऊंगा, चले जाओ यहाँ से। देखा इसने मन मन में बोला, वो चले गए ना, इतना दूर से फीलिंग सुनते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। जो ए में है और वही चीज बी में है, तो इसको लिखा जाता है ऐसे, ए और उल्टा यू करके, इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो जो दोनों में कॉमन है उन्हीं को पकड़ेंगे। दोनों में कॉमन क्या था, 2 4 6 और 7, यही तो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे 2 4 6 7, ये हो गया इंटरसेक्शन। तो दिक्कत, अच्छा तीसरा ऑपरेशन डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट जैसे अपना वही है, ए तो हमारे पास मौजूद था 1 2 3 4 5 6 7, और बी जो हमारे पास मौजूद है 2 4 6 7 9 और 10, ये तो है। अब डिफरेंस कहने का मतलब देखो, ए माइनस बी मीन्स ए के घर में बी के जितने मेंबर हैं उन्हें निकाल के बाहर फेंक दो। तो ए के घर में बी के कौन कौन मेंबर है, 2 4 6 7, तो इन्हें हटा देंगे तो कौन बचेगा, 1 और 5, 3 भी बचेगा ना। ए के घर में से बी के मेंबर्स को हटाना है, ठीक है। और यही अगर मैं कहूं बी माइनस ए, तो इसका मतलब बी के घर में से ए को हटाना है, ए के सारे मेंबर हटा देंगे। तो बी के घराने में ए के मेंबर के रूप में 2 है, और ये 4 है, 6 है ना, 7 है, तो बचे कौन फिर 9 और 10, ये बी के घराने से निकाल दिया। ये है माइनस के, आगे समझ, डी माइनस है। अब आते हैं
डिफरेंस ही है, यहीं पे साइड में लिख दे रहा हूं मैं, ये डिफरेंस ही है, लेकिन ए और बी के बीच में प्रॉपर डिफरेंस, तो इसे लिखेंगे ए डेल्टा बी, ए का प्रॉपर डिफरेंस बी के साथ एंड बी का प्रॉपर डिफरेंस ए के साथ। तो इसका सेंस क्या हुआ, इसका सेंस हुआ कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का बी से डिफरेंस, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या मिलेगा, 1 5 3 है ना, 1 5 3 यूनियन बी का ए के साथ डिफरेंस 9 और 10, ए का बी के साथ डिफरेंस और बी का ए के साथ डिफरेंस, और इन दोनों का यूनियन। तो ये जो एलिमेंट है वो प्रॉपर एकदम डिफरेंट होंगे, जो ए का बी में नहीं मिलेगा और बी का ए में नहीं मिलने वाला। क्लियर? ये बन गया यूनियन के रूप में 1 3 5 9 और 10। ये एक जो सेपरेट कर करके निकाले उनका एक अलग सेट बन गया। तो ये है प्रॉपर डिफरेंस। क्या सीए बनेंगे? सीखना पड़ेगा। खैर ये आगे ऑपरेशन समझ में आ रहे हैं। पहला यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन, तीसरा डिफरेंस और चौथा प्रॉपर डिफरेंस। हाँ, तो अगला कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखो ध्यान रहे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ते वक्त एक ध्यान रखना है कि एक सेट होता है जैसे यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट जिसमें सारे ही एलिमेंट्स मौजूद होंगे। ठीक है, मतलब कोई एलिमेंट छूटेगा ही नहीं, इसलिए इसे यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। अब यूनिवर्स, मान लो कोई एक इंसान ऐसा उठ के कहे कि मैं तो इस यूनिवर्स का हूं ही नहीं, ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। कुछ भी लेंगे तो कहेंगे ना ये इसी यूनिवर्स का है, भले एक छोटा सा सेट अलग बना दिया, लेकिन वो यूनिवर्सल का पार्ट ही तो है। ऐसे ही तो यूनिवर्सल जो है सारे नंबरों का सेट है या सारे एलिमेंट का सेट कहलाता है। तो मान लेते हैं कि U एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 से लेकर 15 तक, पूरे यूनिवर्स में 15 ही नंबर हैं, मान लेते हैं। A एक सेट है 1 2 3 कहाँ तक, तो 10 तक। ठीक। B एक सेट है जो 11 12 से कहाँ तक जा रहा है, तो ये 15 तक जा रहा है। क्लियर मेरी बात? ये तो क्वेश्चन है। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट बताना है। कॉम्प्लीमेंट का बताने का मतलब हो गया कि मान लो A का कॉम्प्लीमेंट बताना है, जैसे लिखें कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। तो इसे लिखने का तरीका होता है A डैश, ठीक है, या फिर
इसको ए के ऊपर सी है, या फिर इसे ए के ऊपर बार, जैसे मर्जी वैसे लिख दो। तो ए डैश या ए सी या ए बार, तो ये बन गया ए का कॉम्प्लीमेंट। इसका आंसर क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो इसका तरीका है यूनिवर्सल में ए को माइनस कर दो। पूरे यूनिवर्सल सेट में ए के एलिमेंट माइनस कर दें, ए की, हाँ ए कॉम्प्लीमेंट ए की बात है। अब अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट बताने लगूं तो पूरे यूनिवर्स में ए को हटाना होगा, यानी 1 से 10 तक हटा देंगे तो बचेगा 11, 12, 13, 14 और 15। यही बी है, यही बी है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ए का कॉम्प्लीमेंट का आंसर बी आ रहा है। तो बिल्कुल इसका उल्टा भी तो ऐसा ही होगा, फिर बी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर देखो। अगला जो टॉपिक है इसमें वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम के लिए तुम्हें ड्राइंग बनानी आनी चाहिए। कुल मिला के जो तुमने बातें सीखी हैं, रिपीट करता हूँ, एक तो तुमने यूनियन सीखा है, एक इंटरसेक्शन सीखा, डिफरेंस देखा, और क्या देखा, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को भी यू से ही दिखाते हैं। ये तो यूनियन है, थोड़ा पतला यू होता है, और ये यूनिवर्सल सेट है, ये अच्छा खासा चौड़ा यू होता है ना। इतनी देखे और कॉम्प्लीमेंट देख लिया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश करके, ये इतने पढ़े। अब इन्हीं के बेसिस पे वेन डायग्राम समझने हैं। तो वेन डायग्राम को देखना है तो पहले तो मैं शुरू कराऊंगा यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट, सेट जो यूनिवर्सल सेट को जो दिखाया जाता है डायग्राम बना के, तो वो ऐसे है। देखो बात ये ना कि डायग्राम सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि किसी भी टफ से टफ कंडीशन को आसानी से देख के समझा जा सके। ठीक है, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, इसको लिख देंगे यू। अब बात करते हैं यूनियन की, यानी सारे एलिमेंट इसमें भरे पड़े हैं। अब यूनियन की बात करते हैं, है ना, जैसे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, मतलब ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। तो देखोगे ध्यान से, ए यूनियन बी को समझोगे, ये मान लिया ए है, ए के सारे एलिमेंट इसमें भरे हुए हैं, और ये देखो ये है बी, जो कि बी के सारे एलिमेंट इसमें भरे पड़े हैं, है ना। ए और बी के सारे एलिमेंट भर गए, तो जो बीच का हिस्सा है जो दोनों में ही आ रहा है उसे हटा देंगे, हटा दिया, ये बन गया ए यूनियन बी। ये पूरा हिस्सा ए यूनियन बी कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो इसमें तुमने अगर नहीं ध्यान दिया तो ध्यान दो, ए के कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो बी में घुसे हुए हैं, और बी के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं
जो ए में घुसे, मतलब कि ये वाला हिस्सा, ये यहाँ वो एलिमेंट है जो ए में भी मौजूद हैं और बी में भी मौजूद हैं, कॉमन वाले। कॉमन वाले तो इसका मतलब वो क्या हो गया, वो इंटरसेक्शन हो गया। तो डायग्राम में अगर हमें इंटरसेक्शन दिखाना हो तो दिखाएंगे ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो बीच वाला हिस्सा है ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बीच वाला हिस्सा, जैसे अभी एक ये है और एक ये है, तो ये वाला जो हिस्सा कहलाएगा, ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ा यहाँ से और क्लियरली बातों को समझा जाए। देखेंगे, ये तो तुम्हें काला वाला हिस्सा तो पता चल गया, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, ये तो पूरा ए है ना, ये वाला सर्कल पूरा ए, अब ए में से ये इतना हिस्सा काट के अलग कर दूं अगर, देखो अगर इसी की बात करें तो ये कुछ ऐसे बनेगा ना, अब ऐसे तो बनेगा, कुछ हिस्सा काट के निकाल दिया, तो ये वाला हिस्सा कहलाएगा a माइनस बी। ए में से, पूरे ए में से, पूरा ए तो ऐसे चल रहा था, इस पूरे ए में से इतना हिस्सा काट के निकाल दिया, दिस इज कॉल्ड a माइनस बी। और ऐसे ही इसके लिए करेंगे, तो इसको भी ये ऐसे चलता, लेकिन नहीं चला, क्या है ये असल में, b माइनस ए, बी में से ए को माइनस कर दिए। देखिए अब आगे की कहानी, ये इंटरसेक्शन भी बात हो गई है ना, ऐसे ही एक और इंटरसेक्शन देखा जाए जरा। देखो, एक है ये, एक है ये, और एक सेट और है ये वाला, ए बी और सी। ध्यान दो, और ज्यादा बकवासबाजी नहीं। ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा देखोगे हैं, इसे क्या बोल दोगे, इसे कहोगे, इसे कहोगे ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी। किसको, ये रेड वाले को। अच्छा, अब दूसरी बारी देखें, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसे क्या कहोगे, ये है ए इंटरसेक्शन सी। ऐसे ही ये वाला हिस्सा, ये वाला और नीचे वाला, ठीक है, ये हिस्सा कहलाएगा, ये हिस्सा कहलाएगा बी इंटरसेक्शन सी। अब तुमने सारे इंटरसेक्शन देख लिया है, तो तुमने एक चीज नोटिस करी, एक हिस्सा ऐसा है जो बार बार आ रहा है, ये वाला, ये हर एक में आ गया, आया ना, ये सभी में आ गया, तो ये हिस्सा कहलाता है
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए ये इंटरसेक्शन समझ में आया। अभी तो फॉर्मूले लिखवाए नहीं कर पाओगे, और अभी तो फॉर्मूले हैं। समझाओ नहीं? तो देखो ये तीनों का इंटरसेक्शन समझ में आ गया होगा तुम्हें, है ना। रेड वाला हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी, पिंक वाला हिस्सा ए इंटरसेक्शन सी, ब्लू वाला हिस्सा बी इंटरसेक्शन सी, और ग्रीन वाला हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और इसकी बात करें, ये जो ये वाला हिस्सा है, ये केवल इतना हिस्सा है, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये अब इसको कैसे कलरिंग करूं मैं, ऐसे बता दे रहा हूं। देखिए ये जो हिस्सा है ना, जितना मैंने ये ब्लू वाला हिस्सा कवर किया है, ये कहलाएगा ए माइनस बी माइनस सी। सी आ गया है ना। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, कैसे लिखेंगे? तो ए माइनस बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस और क्या हो जाएगा? देखो ए इंटरसेक्शन बी तो ये वाला हिस्सा निकल गया, फिर ए इंटरसेक्शन सी भी करेंगे तो ये वाला हिस्सा निकल जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी। और ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये तीनों इंटरसेक्शन वाला, ये दो बार निकले ना। एक बार ए इंटरसेक्शन बी में निकल गया, ए इंटरसेक्शन बी किया तो ये निकल गया, फिर बी इंटरसेक्शन सी किया तो फिर से निकल गया। तो यही हिस्सा दो बार निकल के आ गया, तो एक बार इसे प्लस कर देंगे, ये बनेगा ए इंटरसेक्शन, क्या लिख रहा हूँ, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या निकालना है? ये वाला हिस्सा। कोई मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही होगी। तो इस तरह से धीरे धीरे फॉर्मूले बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही बी के लिए करना है तो बी के लिए हिसाब देखना पड़ेगा, सी के लिए करना है तो सी के लिए हिसाब देखना पड़ेगा। वेन डायग्राम्स बना के तुम किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम हो सकते हो, बस थोड़ा सा ज्यादा गहराई में जाके सोचना पड़ेगा। डायग्राम्स की बात करें, सॉरी फॉर्मूले की बात करें, तो अगर बात की जाए फॉर्मूलों की, तो इसका फॉर्मूला मान लो, पहला फॉर्मूला है एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। दूसरी बात, अगर एन ए यूनियन बी निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वगैरह निकालने हो तो इस तरह से फॉर्मूला लगाया जाएगा।
और लिखो फॉर्मूले। तुम्हें निकालना हो ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए बी सी तीनों का यूनियन निकालना है, तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। सब समझा दूंगा, पहले लिख तो लो। ये जितने ये फॉर्मूले हैं ना, ये सारे एक मुर्गन लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। हम लोग इसे मुर्गन कहा करते थे। साउथ इंडिया में मुर्गन देवता की बहुत पूजा होती है, पता है। मुर्गन देवता ये बहुत ज्यादा वहाँ पे इस चीज को एडमायर किया जाता है। दो बार गया। तो और कोई रह गया है अगर फॉर्मूला तो देख लिया जाए, वैसे तो कोई रहा नहीं है। तो डी मॉर्गन लॉ हो गया। अब समझो ये फॉर्मूले सारे वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको समझा जाए। एक ये है ए, एक है ये बी, है ना, ए और ये बी। तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा बताओ जरा। ये वाला हिस्सा कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे पता लगाना है कि यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, है ना, ये तो पता लगाना है। तो यहाँ देखो फॉर्मूला एन ए, यानी कि ए के सारे एलिमेंट ले लो प्लस बी के सारे एलिमेंट ले लो। ले लिए, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट जोड़ दिए। जोड़ने के बाद ए यूनियन बी माइनस कर दो। ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी। देखोगे मैंने ए लिया, मैंने बी लिया, दोनों को जोड़ दिया, तो ये वाला ऐसा दो बार काउंटिंग हो गया ना, दो बार काउंटिंग हो गई ना, दो बार काउंटिंग हो गई। अब मैं क्या करूं कि पूरा ए यूनियन बी माइनस कर दूं, तो सिर्फ यही वाला तो ऐसा एक बार रह जाएगा। ए यूनियन बी ये दो बार काउंट हुए ना, है। अब इसको क्या करा, हटा दिया माइनस करके, पूरे को ही माइनस कर दिया।
तो ये 2 बार था, एक बार तो माइनस हो ही गया, एक बच गया, ये पूरा माइनस हो गया, ये पूरा माइनस हो गया, इसमें 2 2 थे, है ना, तो एक माइनस हो गया तो एक बचा रह गया, और जो बचा रह गया वो हमारा आंसर हो गया, है ना। और इसी फॉर्मूले से ये दूसरा वाला फॉर्मूला बनाया। मैंने क्या करा, माइनस का जो ए यूनियन बी था वो इधर ले दिया तो प्लस हो गया, तो ये हो गया, और जो ये ए इंटरसेक्शन बी था वो यहाँ ले दिया तो ये माइनस हो गया, हो गया। अब ये मॉर्गन लॉ का तीसरा पार्ट देखें जरा। तीसरा पार्ट है ए बी सी का यूनियन। देखो ए बी और ये यूनियन बताना है। यूनियन कहने का मतलब मुझे ये सारा ये वाला हिस्सा हटा, फालतू की चीजें ये सारी हटानी होंगी ना, तो ये तीनों को जोड़ दिया तो हर एक हिस्सा 2 2 बार काउंट हो गया होगा ये, है। तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला हटाया, ये ए है, ये बी है और ये सी, तो ये वाला हटा दिया। फिर बी इंटरसेक्शन सी घटा दिया तो ये वाला हिस्सा हटा दिया, तो देखो ये 2 बार अभी डबलिंग हो गई ना इस वाले हिस्से की। फिर ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी ये डबलिंग हो गई, हटा दिए, तो इसीलिए